गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में पढ़ेंगे। भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय के आधार पर आरक्षण दिया गया है। भारत में आरक्षण का जो उद्देश्य था वह था वंचित, पीड़ित और पिछड़े वर्गों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करना। इसमें एससी, एसटी व अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को सार्वजनिक महत्व के क्षेत्रों में सामान्य प्रतिस्पर्धा से पृथक रखकर उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। अर्थात भारत में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें सरकारी महत्व के विभागों में या उन क्षेत्रों में जिनमें सामान्य प्रतिस्पर्धा है उनसे पृथक रखने के लिए उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रख दिए जाते हैं। आरक्षण आवश्यक है क्योंकि समाज के कुछ वर्ग सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ही मुख्य धारा से पृथक हो गए। यह आरक्षण व्यवस्था हमारे समाज में फैली कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं की बुराइयों के कारण जो कुछ वर्ग थे हमारी इस सामाजिक मुख्य धारा से पिछड़ गए थे, उन्हें सामाजिक मुख्य धारा में वापस से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमारे समाज में की गई है। न्याय। न्याय का शाब्दिक अर्थ है जोड़ने वाला, अर्थात परस्पर बांधने वाला। न्याय एक आदर्श है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के व्यक्तित्व की क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है। अर्थात न्याय का अर्थ जोड़ने या परस्पर बांधने से है और इस आदर्श जो कि एक आदर्श है, इसका मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों के व्यक्तित्व और उसकी क्षमताओं का पूर्ण विकास किया जाए। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय व्यक्तियों में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किए जाए तथा व्यक्ति का किसी भी प्रकार से शोषण न हो, इस आधार पर सामाजिक न्याय प्रदान किया गया है। अर्थात सभी को आत्म विकास के अवसर उपलब्ध हो। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि व्यक्ति सामाजिक स्थिति के आधार पर उससे भेदभाव न किया जाए और उसका समाज में किसी भी प्रकार से शोषण न किया जाए तथा समाज में जो भी आत्म विकास अवसर उपलब्ध है वो उसे भी प्राप्त हो। आर्थिक न्याय। संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर वर्ग भेद उत्पन्न हो। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी आवश्यक है। अर्थात आर्थिक न्याय कहता है कि समाज में संपत्ति का भेद बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। संपत्ति का भेद इतना अधिक नहीं हो कि धन संपदा के आधार पर वर्ग भेद उत्पन्न हो जाए। समाज में धन के आधार पर खाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अतः समाज में यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। समाज के पिछड़े वर्गों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक वर्ग तथा समाज का संपूर्ण साधनहीन वर्ग आता है। संविधान का अध्याय 16 संविधान के अध्याय 16 में इन वर्गों तथा जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं जिन्हें हम आरक्षण कहते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा इनकी घोषणा करेगा। अतः यह पता लगाने के लिए कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति अथवा एसटी में आती है, राष्ट्रपति की लोक अधिसूचना की सहायता लेनी पड़ती है। अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जातियां वे हैं जो कतिपय कारणों से राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गई थी तथा जिन्हें
स्वतंत्रता से पूर्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से अस्पृश्य माना जाता था। इसकी अधिसूचना आर्टिकल 341 में दी गई है। अनुसूचित जातियों में वे जातियां आती हैं जो राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गई और जिन्हें स्वतंत्रता से पूर्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से अस्पृश्य माना जाता था। द्वितीय है अनुसूचित जनजातियां। वे जातियां जो ऐसे क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां पर विकास नहीं हुआ है। ये जातियां आधुनिक सभ्यता से दूर हैं। आर्टिकल 342 में अधिसूचना द्वारा इन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है। अनुसूचित जातियां अर्थात वे जातियां जिन्हें जो ऐसे क्षेत्रों में निवास करती है अर्थात जंगलों में निवास करती हैं जहां पर विकास अभी तक नहीं पहुंचा है। ये जातियां आधुनिक सभ्यता से दूर रही हैं और समाज के विकास की मुख्य धारा से पृथक हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग में वे जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। आर्टिकल 340 पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग में वे जातियां आती हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ गई हैं। ये आर्टिकल 340 में है। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के 3 आधार माने थे: सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण एवं आयोग की नियुक्ति। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण एवं आयोगों की नियुक्ति। सन 1953 में एक 11 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इस अध्यक्ष के नाम से ही इस आयोग को कालेलकर आयोग कहा जाता है। इसका प्रतिवेदन 1955 में आया। सदस्य इसमें परस्पर मतैक्य नहीं थे। 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में इस आयोग ने रखा। द्वितीय आयोग 1978 में आया जो कि 5 सदस्यीय था। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल के नाम से ही इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रतिवेदन 1980 में आया। इन्होंने पिछड़े वर्ग में 3743 जातियों को रखा। 7 अगस्त 1990 में सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की गई। यह मंडल आयोग की सिफारिश से ही की गई थी। आरक्षण के पक्ष में तर्क। आरक्षण न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था है। समाज के सभी वर्गों में शांतिपूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लोगों का विकास एवं उन्नति राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप के अभाव में संभव नहीं है। आरक्षण के अभाव में सामाजिक परिवर्तन की गति मंद हो जाएगी। समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को जागृत करने के लिए आरक्षण आवश्यक है। अतः आरक्षण न्यायपूर्ण व्यवस्था है। आरक्षण के विपक्ष में तर्क। आरक्षण के विपक्ष में तर्क में कहा जाता है कि यह सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। आरक्षण जातिवाद को प्रोत्साहन प्रदान करता है। आरक्षण से गुणवत्ता के सिद्धांत का हनन होता है। यह गुणवत्ता के सिद्धांत के विरुद्ध है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण से कर्मचारियों की कुशलता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे सामाजिक संगठन कमजोर होता है। जाति के आधार पर आरक्षण किसी समस्या का अंतिम समाधान नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। वर्तमान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। धन्यवाद।